एक पुजारी हैदराबाद के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। वह एक महिला की गुमशुदगी की शिकायत थाने में देता है। पुलिस मामले की गंभीरता को समझते हुए शिकायत मिलते ही रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। इसके बाद शुरू होती है महिला की तलाश। जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ती है, कुछ ऐसे अप्रत्याशित खुलासे होने शुरू होते हैं कि पुलिस वाले भी स्तब्ध रह जाते हैं। कुछ अपने ही लड़की के दोषी निकलते हैं। पूरा मामला अवैध संबंध, झूठ और धोखाधड़ी का निकलता है। खुलासे के बाद रिश्ते भी शर्मसार होते हैं और अंत में हुए खुलासे के बाद तो लोग लड़की के साथ हुए हादसे को कर्मों की फल की संज्ञा तक देने लगते हैं और मामले में दर्ज कराने वाला पुजारी ही शक के दायरे में आ जाता है। तो आखिर क्या है इस कुरंगती अप्सरा मर्डर केस की पूरी कहानी? लड़की के साथ क्या कुछ हुआ था और आखिर लड़के ने ऐसा क्या किया था कि उसके मरने के बाद लोग उसे एक्ट ऑफ कर्मा अर्थात कर्मों के फल से जोड़ने लगते हैं? जानते हैं सब कुछ डिटेल इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले कहानी अपराध की चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, यह मामला पहली बार 5 जून 2023 को पुलिस के सामने आता है। तेलंगाना के हैदराबाद शहर के थाना राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 5 जून 2023 के दिन सोमवार की सुबह शरीर पर सफ़ेद साधु साधु जैसे वस्त्र धारण किए और माथे पर तिलक लगाए एक व्यक्ति थाने के अंदर दाखिल होता है। आदमी की उम्र यही कोई 35-36 साल थी। तंदुरुस्त शरीर, सफ़ेद धोती, काले बाल और दाढ़ी, गले में माला, माथे पर तिलक धारण किए हुए था। यह व्यक्ति पुलिस वालों को अपना नाम आयागिरी साई कृष्णा बताता है। पुलिस वालों के सामने आयागिरी बताता है कि 2 दिन पहले यानी 3 जून की रात को शमशाबाद इलाके में उसने अपनी 30 साल की भांजी कुरुंगटी अप्सरा को अपनी कार से ड्रॉप किया था। उसे अपने दोस्तों से मिलने के लिए भद्राचलम जाना था। वह अपनी भांजी को यहाँ ड्रॉप करके अपने घर चला गया। उसके थोड़ी देर बाद जब भांजी के मोबाइल पर फ़ोन करने का प्रयास किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। यहाँ तक कि काफ़ी इंतज़ार के बाद भी उसका मोबाइल स्विच ऑन नहीं हुआ था। कई दोस्तों से भी उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, मगर उसके दोस्तों ने भी यही बताया कि अप्सरा के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस के सामने आयागिरी साई कृष्णा खुद को हैदराबाद के सरूर नगर इलाके के एक मंदिर का पुजारी बताता है। मामला एक लड़की के गायब होने का था, इसलिए पुलिस वाले भी तुरंत हरकत में आ जाते हैं और मामला दर्ज होते ही जांच पड़ताल शुरू की जाती है। पुलिस के सामने अयागिरी ने बयान दिया था कि आखिरी बार अप्सरा उसी की कार में बाहर गई थी, इसलिए पुलिस वाले इस बात को कंफर्म करने के लिए अप्सरा की मां से सबसे पहले मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या आखिरी बार आपकी बेटी अप्सरा अयागिरी के साथ ही बाहर गई थी? अप्सरा की मां पुलिस वालों की बात पर सहमति जताती है। जैसा कि पहले अयागिरी ने बयान दिया था कि 3 जून की रात को ही उसने अपनी भांजी को शमशाबाद के एक लोकेशन पर ड्रॉप किया था। वहां से अप्सरा को भद्राचलम जाना था, जहां उसके दोस्त उसका इंतज़ार कर रहे थे। इसलिए पुलिस वाले अप्सरा को पिकअप लोकेशन से लेकर अयागिरी द्वारा बताए गए ड्रॉप लोकेशन को मार्क करते हैं। अब इस बीच मिलने वाले एक सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का फैसला किया जाता है। अयागिरी द्वारा बताए गए पिकअप और ड्रॉप लोकेशन के बीच की दूरी 21 किलोमीटर के आसपास की थी। शुरुआती जांच में ही पुलिस वालों को पता चलता है कि इन 21 किलोमीटर के बीच में सैकड़ों सीसीटीवी लगे हुए हैं। लड़की को पता लगाने के लिए ज़रूरी था कि पुलिस वाले एक एक सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच करें और पुलिस वाले ऐसा ही करते भी हैं। जांच की शुरुआत सबसे पहले अप्सरा के घर से पास में मिले सीसीटीवी फुटेज से होती है और घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज की जब जांच की जाती है तो उसमें अप्सरा अपने मामा अयागिरी साई कृष्णा के साथ जाती हुई दिखाई देती है। इस तरह अयागिरी का यह बयान सही पाया जाता है कि आखिरी बार अप्सरा उसके साथ घर गई थी। अब पुलिस वाले अयागिरी द्वारा बताए गए ड्रॉप लोकेशन के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का फैसला करते हैं। इस इलाके के आसपास में कई सीसीटीवी फुटेज पुलिस वाले छान मारते हैं, मगर वो एक भी फुटेज में अयागिरी अपनी कार से अप्सरा को ड्रॉप करते हुए नजर नहीं आता। पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए अयागिरी द्वारा बताई गई लोकेशन से और आगे जाकर आसपास के इलाकों में भी जांच पड़ताल करते हैं, मगर कहीं से भी इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि अयागिरी ने कहीं पर भी अप्सरा को अपनी कार से ड्रॉप किया था। और कहीं
जब कहीं से भी पुलिस वालों को अप्सरा से ड्रॉप लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं मिलती है तो पुलिस वाले एक बार फिर अयागिरी से पूछताछ करने का फैसला करते हैं। जब इस मामले में दोबारा से अयागिरी से पूछताछ शुरू करते हैं की जाती है तो पुलिस के सामने वह हड़बड़ा सा जाता है और अब जब उसकी दूसरी ड्रॉप लोकेशन के बारे में बताने लगता है, मतलब कि अयागिरी ने अब अपना बयान बदलना शुरू कर दिया था। जब अयागिरी अपने बयान से बदलने लगता है तो पुलिस को इस पर शक होना शुरू हो जाता है कि अब अयागिरी से ही गहराई से पूछताछ करने का फैसला किया जाता है। जैसे जैसे पुलिस वालों की पूछताछ आगे बढ़ती है, अयगिरी पुलिस वालों को नई नई कहानियां सुनाने लगता है और लगातार अपने बयान बदलने लगता है। मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता है क्योंकि पुलिस वाले अपना तरीका अपनाना शुरू करते हैं तो अयगिरी सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देता है। पुलिस के सामने जब अयगिरी के मामले की सच्चाई बताता है तो हर कोई स्तब्ध रह जाता है। अयगिरी पुलिस वालों को बताता है कि उसने अपनी भांजी अप्सरा को कहीं भी ड्रॉप नहीं किया था, बल्कि उसने उसे मार दिया था। पुलिस वालों के सामने अयगिरी बयान देता है कि 3 जून की रात घूमने जाने के बहाने से उसने अपनी भांजी अप्सरा को अपनी कार में बिठाता है और फिर उसे शमशाबाद के बेहद ही सुनसान इलाके में पहाड़ी के ऊपर लेकर चला जाता है और यहाँ इन दोनों में किसी बात को लेकर बहस होती है और फिर यहीं पर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अयागिरी अपनी भांजी के मुंह पर जोर से मार देता है। एक बार नहीं, बल्कि लगातार बार बार अयगिरी अप्सरा के चेहरे पर पत्थर से वार करता है और बड़ी बेरहमी से उसे कुचलकर मार देता है। अपनी भांजी का जान लेने के बाद अयगिरी को लाश ठिकाने लगाने की चिंता सताने लगती है। इसलिए पहले तो वह लाश को एक प्लास्टिक में अच्छे से लपेट लेता है और फिर उसे अपनी कार की डिग्गी में भरकर एक ऐसी जगह की तलाश में लग जाता है जहां लाश को जलाया जा सके। इस तलाश में वह एक सुनसान जगह पर पहुंचता है और अपनी कार खड़ी करके लकड़ी की तलाश में लग जाता है। मगर उसे एक लाश को जलाने लायक लकड़ी नहीं मिलती है और इसके अलावा उसे पकड़े जाने का भी डर सताने लगता है। इसलिए अब वह लाश को जलाने का अपना फैसला बदल देता है, दूसरे तरीके से लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाता है। लाश को गाड़ी की डिक्की में रखकर वह उसे कुछ देर तक अपने घर की पार्किंग में ही खड़ी रखता है और फिर मौका मिलते ही कार लेकर उसे मंदिर के पीछे चला जाता है जहां वह पुजारी के तौर पर काम करता था। इस मंदिर के पीछे मंडल रेवेन्यू ऑफिसर का दफ्तर था। इस दफ्तर के पास एक बड़ा सा मैनहोल था। जब चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है तो अयगिरी अपनी कार से उसी मैनहोल के पास लेकर जाता है और मौका पाते ही अप्सरा की लाश को उसी मैनहोल में डालकर उस ढक्कन से बराबर बंद कर देता है। कोई कभी भी इस लाख तक पहुंच ना पाए इसलिए अयगिरी 2 ट्रक मिट्टी भी उस मैनहोल के ऊपर डलवा देता है। हालांकि 2 ट्रक मिट्टी डालने के बावजूद अगले दिन अयगिरी नोटिस करता है कि थोड़ी थोड़ी बदबू मैनहोल से बाहर आ रही थी। इसलिए वह फिर मिट्टी हटाकर उसके पहले मैनहोल के ऊपर अच्छे से सीमेंट का प्लास्टर चढ़ा देता है, फिर उसे मिट्टी से ढक देता है। अयागिरी को लगने लगता है कि उसने सही जगह लाश को ठिकाने लगा दिया है और अब वह कभी पकड़ में नहीं आएगा। हालांकि एक समस्या थी। उसकी बहन जानती थी कि अप्सरा को आखिरी बार अयागिरी ही लेकर गया था। ऐसे में वह पुलिस से शिकायत कर सकती थी। किसी को शक न हो इसलिए अयगिरी खुद ही पुलिस के पास जाकर अपनी भांजी के गायब होने की शिकायत दर्ज करवा देता है। मगर उसकी ये चालाकी काम नहीं आती है और पुलिस के सामने उसका झूठ पकड़ा जाता है। अब पुलिस वाले हत्या के मोटिव के बारे में पता लगाने का फैसला करते हैं। जब पुलिस वाले अयगिरी से हत्या के कारण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो अयगिरी कुछ और चौंकाने देने वाले खुलासे करता है। अप्सरा पहले अपनी मां अरुणा के साथ चेन्नई में रहती थी। अप्सरा खूबसूरत तो थी ही, उसे अभिनय में भी रुचि भी थी। इसलिए वह माँ के साथ हैदराबाद आ गई जहाँ सरूर नगर की वेंकट कॉलोनी में किराए का मकान लेकर माँ बेटी रहने लगे। घर खर्च चलाने के लिए अप्सरा ने प्राइवेट नौकरी कर ली। हैदराबाद दक्षिण भारतीय फिल्मों और धारावाहिक के लिए बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है और अप्सरा भी फिल्मों और धारावाहिकों में काम करके नाम और दाम कमाना चाहती थी। हैदराबाद में उसकी जान पहचान वाला कोई नहीं था, पर वह ज्योतिष और भाग्य पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। अप्सरा के भाग्य में फिल्मों और धारावाहिकों में काम करने का योग है कि नहीं, यह पता करने के लिए अप्सरा और उसकी माँ नज़दीक स्थित बांगू मायसम्मा मंदिर गई जहाँ का पुजारी अयागिरी वेंकट सूर्य साईं कृष्णा था। साईं कृष्णा मंदिर का पुजारी तो था ही, वह एमबीए कर कर बिल्डिंग निर्माण की ठेकेदारी भी करता था। अरुणा और अप्सरा साईं कृष्णा से मिली और उसके बाद अप्सरा कुंडली दिखाने और भगवान के दर्शन के लिए मंदिर आने लगी।
मंदिर में आते आते अप्सरा की पुजारी से अच्छी जान पहचान हुई। फिर कुछ दिनों में दोस्ती हो गई। अब तक पुजारी का दिल अप्सरा पर आ चुका था। इसकी वजह यह थी कि पुजारी वहाँ अकेला ही रहता था। पुजारी साईं कृष्णा का दिल अप्सरा पर आया तो वह उसकी हर तरह से मदद करने लगा। अप्सरा और उसकी माँ पर प्रभाव जमाने के लिए उसने रिश्ता भी जोड़ लिया। अरुणा को अपनी मुंह बैली बहन बना लिया और अप्सरा उसकी भांजी हो गई। अप्सरा साई कृष्णा को अन्ना कहती थी। अप्सरा मंदिर आती ही रहती थी। तभी साई कृष्णा और भांजी अप्सरा का से प्यार हो गया। साई कृष्णा ने रिश्ते की आड़ में उस पर डोरे डालते डालते आखिर उसे अपने प्रेम जाल में फंसा ही लिया। साई कृष्णा शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे, परंतु उसकी पत्नी बच्चों के साथ गांव में रहती थी, इसलिए यहाँ पुजारी को अप्सरा के साथ रंगरलियां मनाने का खुला मौका मिल गया था। अप्सरा को पूरी उम्मीद थी कि पुजारी साईं कृष्णा उससे विवाह करके उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेगा, इसलिए उसे संबंध बढ़ाने में उसे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। लेकिन जब उसे पता चला कि पुजारी तो शादीशुदा ही नहीं बल्कि 2 बच्चों का बाप भी है, तब उसे तकलीफ तो बहुत हुई, पर उसने ना पुजारी का साथ छोड़ा और ना ही उसकी पत्नी बनने की उम्मीद भी छोड़ी। अप्सरा लगातार पुजारी साई कृष्णा से मिलती रही, पर अब यह उस पर दबाव बनाने लगी कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर उससे विवाह कर ले। साई कृष्णा अप्सरा को झूठे आश्वासन देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। उनके अवैध संबंधों की भनक किसी को भी नहीं लगी। अप्रैल 2023 के अंतिम सप्ताह में अप्सरा ने साई कृष्णा को बताया कि वह प्रेग्नेंट है। उसने कहा कि वह उस बच्चे को जन्म देगी। यह सुनकर साई कृष्णा घबरा गया। उसने गर्भपात करने की सलाह दी। जब अप्सरा ने मना करते हुए कहा कि मैं पहली पहली संतान की हत्या का पाप कतई नहीं करूंगी, पर चालाक साई कृष्णा ने अप्सरा को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर समझा बुझाकर गर्भपात करा ही दिया। उसके बाद अप्सरा आक्रामक हो गई और पुजारी पर विवाह के लिए दबाव डालने लगी। अब इस बात को लेकर दोनों के बीच बहुत कहासुनी भी होने लगी। जल्द ही अप्सरा की समझ में आ ही गया कि पुजारी को केवल उसके शरीर में रुचि है। उसे न उसकी ज़िंदगी से कोई मतलब है, न ही उसकी भावनाओं से। वह उसे खिलौने की तरह खेल कर किनारे कर देना चाहता है। वह उसे पत्नी नहीं बनाना चाहता, यानी वह उसे विवाह नहीं करना चाहता। फिर तो अप्सरा रणचंडी बन गई। उसने साई कृष्णा को चेतावनी देते हुए कहा, मेरी यह आखिरी चेतावनी है। अगर तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो इसी मंदिर में बैठकर तुम्हारे पराक्रम की पूरी कथा सभी को सुनाऊंगी और वीडियो बनाकर वायरल करूंगी। मेरा तो जो होना होगा वह होगा ही, पर तुम्हारी बेइज्जत की ऐसी तैसी करके रहूंगी। अब पुजारी को अप्सरा अप्सरा नहीं बला लगने लगी थी। अब रात दिन वह इसी सोच में डूबा रहने लगा कि किस तरह इस बला से छुटकारा पाए। अप्सरा पूरी तरह बिंदास होकर पुजारियों को धमकी देने दे रही थी, इसलिए वह बुरी तरह घबराया हुआ था। आखिर काफ़ी मानसिक परेशानी झेल कर उसने अप्सरा से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का उपाय खोज ही लिया। और फिर 3 जून की रात आखिरी बार लॉन्ग ड्राइव के बहाने अप्सरा को लेकर घर से बाहर निकलता है और फिर से उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है, जहाँ वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह चाहकर भी उसे शादी नहीं कर सकता है। मगर यहाँ भी अप्सरा कुछ समझने के लिए तैयार नहीं होती है। अयागिरी के मुताबिक जब अप्सरा किसी भी तरीके से समझने को राजी नहीं होती है, तो वह एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अप्सरा के चेहरे पर मार देता है और फिर वह लगातार हमले करके तब तक अप्सरा को मारता है जब तक कि उसे अप्सरा के मरने पर यकीन नहीं हो जाता है। इस खुलासे के बाद अयागिरी को गिरफ्तार करते हुए पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है और पुलिस जांच में अयागिरी को इंटरनेट सर्च हिस्ट्री भी सामने आती है, जिससे पता चलता है कि उसने अप्सरा की हत्या करने से पहले इंटरनेट पर सर्च किया था, हाउ टू किल अ ह्यूमन बीइंग। आगे कुछ दिनों की पूछताछ के बाद पुलिस वाले इस पूरे मामले में खुलासा करते हैं। एक मामा भांजी के अवैध रिश्ते और हत्या की खबरें बाहर आते ही सुर्खियां बटोरना शुरू कर देती हैं और आसपास के राज्यों में भी अखबारों में भी इस खबर को कवर किया जाता है। अब यह खबर जब तमिलनाडु पहुंचती है तो अप्सरा से जुड़ा एक बेहद ही हैरान करने वाला खुलासा होता है। दरअसल जब यह खबर मीडिया के जरिए तमिलनाडु में रहने वाली धनलक्ष्मी नाम की महिला के पास तक पहुंचती है, तो वह मीडिया वालों के सामने एक चौंका देने वाला खुलासा करती है। दरअसल वह बताती है कि अयागिरी ने जिस लड़की कुरंगटी अप्सरा की हत्या की है वह उसकी बहू है और इस बहू के चलते उसके बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। आगे इस मामले में जब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि कुछ साल पहले ही अप्सरा की शादी कोयम्बटूर में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्तिक राजा से हुई थी। कार्तिक राजा एक बड़ी कंपनी में काम करता था, जहां उसे सैलरी के तौर पर अच्छा खासा पैसा मिलता था। कार्तिक की मां के अनुसार शादी के बाद अप्सरा की मां के अरुणा
भी अपनी बेटी के यहाँ रहने चली जाती है। अब दोनों माँ बेटी मिलकर उनके बेटे कार्तिक के पैसों पर ऐश करना शुरू कर देती। यह लोग आए दिन 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाने लगते हैं। रोजाना कार्तिक पर शॉपिंग कराने का दबाव बढ़ने लगता है। इसके अलावा अप्सरा और उसकी माँ कार्तिक के पैसों में से हमेशा ही महंगी महंगी ज्वेलरी खरीदना शुरू कर देती है। यह बात सच थी कि कार्तिक अच्छा पैसा कमा रहा था, मगर जब कार्तिक की बीवी और सासू माँ बेतहाशा पैसा खर्च करने लगती हैं तो कार्तिक की भी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है और वह अपनी सासू माँ और बीवी के शौक को पूरा करने के लिए 25 लाख का लोन तक ले लेता है। कार्तिक की माँ के अनुसार दोनों मिलकर कार्तिक का यह पैसा भी खत्म कर देते हैं। उसके बाद यह लोग कार्तिक पर ज़्यादा पैसे देने का दबाव बनाने लगते हैं, मगर अब कार्तिक की हिम्मत जवाब देने लगती है और वह अब पैसा देने से मना कर देता है। कार्तिक की माँ के अनुसार जब कार्तिक पैसा देने से मना कर देता है तो अप्सरा अपनी माँ के कहने पर कार्तिक पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवा देती है और केस दर्ज होते ही पुलिस वाले कार्तिक को गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। 15 दिन बाद बेल मिलने के बाद जब कार्तिक जेल से बाहर आता है तो समाज में काफ़ी ताने सुनने को मिलते हैं। इस शर्मिंदगी की वजह से कार्तिक एक दिन अपने हाथों से अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। जब कार्तिक की मौत की जिम्मेदार जानकारी अप्सरा और उसकी माँ को मिलती है तो दोनों ज्वेलरी और पैसा लेकर रातों रात चुपके से हैदराबाद चली जाती हैं। कोई भी इन दोनों से संपर्क न कर पाए, इसलिए दोनों अपना पुराना सिम भी बंद करवा कर नया नंबर ले लेते हैं। अब यही हैदराबाद में रहते हुए आयागिरी और अप्सरा की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और फिर यह नज़दीकियाँ बढ़ते बढ़ते अप्सरा की मौत पर जाकर ख़त्म होती हैं। अब अप्सरा और उसकी माँ पर फर्जी केस उत्पीड़न का केस दर्ज करवाने और उसकी वजह से एक मासूम लड़के की जान लेने की बात सामने आती है तो लोग अप्सरा के साथ हुई घटना को कर्मों का फल बताने लगते हैं। अब केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो अप्सरा की हत्या करने वाला आयागिरी साई कृष्णा सलाखों के पीछे बंद है और मामला अदालत में चल रहा है। जब आयागिरी को अदालत से क्या सज़ा मिलती है तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के बाद अब आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक कहानी अपराध की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार बने रहें। धन्यवाद।